हे व्यूअर्स। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगी। ड्रामा का मेल लीड बहुत ही रूड है और दिन रात अपनी प्यारी सी वाइफ को टोंट कसता रहता है, जिसके बाद बेचारी वाइफ इसे ब्लैकमेलर बन के मजे चखाती है। तो इनकी खट्टी मीठी सी लव स्टोरी आप लोगों का दिल जीत लेगी। बस आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना भूलना मत। शुरुआत में हमें हमारा मेल लीड शाउन दिखाया जाता है, जो एक इवेंट में आया है और ये कंट्री के प्रेसिडेंट का स्पोक्स पर्सन है। इसे ज्वाइन कर दिया हीजू, जो कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है और हीजू बोल नहीं सकती है। दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं, पर कोई नहीं जानता कि हीजू ही साउन की वाइफ है। आज तक साउन ने अपने रिश्ते को और हीजू को कभी भी पब्लिक नहीं किया है। पार्टी में सब इन्हें घूर रहे थे। आखिर सब जानना चाह रहे थे कि शाउन के साथ ये कौन लड़की है। शाउन हीजू को रूडली बोलता है कि तुम नर्वस क्यों हो रही हो, ये लोग मुझे देख रहे हैं, तुम्हें नहीं, और यहाँ किसी को भी मालूम नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो। यहाँ से हमें यस्टरडे का सीन दिखाया जाता है। हीजू स्टूडियो में साइन लैंग्वेज कंप्लीट करके निकल रही थी। ये सामने स्क्रीन पे शाउन का प्रेस वीडियो ऑन होता है। हीजू को बहुत गुस्सा आने लगता है कि इस चंट आदमी की शक्ल मुझे यहाँ भी देखनी पड़ रही है। वहीं यूरी, जो न्यूज़ एंकर है, वो शाउन को देख के बहुत ही खुश हो जाती है। ये शाउन की बहुत बड़ी वाली फैन है। असल में शाउन पहले यहीं पे न्यूज़ कास्ट करता था। उसने यूरी को बहुत कुछ सिखाया भी है, इसलिए यूरी उसे पसंद करती है। हीजू बेचारी को सिर्फ पति ही पागल नहीं मिला है, बल्कि इसकी मदर इन लॉ और खुद की माँ ने भी इसका जीना हराम कर रखा है। मदर इन लॉ इसे खरी खोटी सुना रही है कि तुम अपना काम छोड़ क्यों नहीं देती हो, मेरे बेटे की हेल्प करो, इलेक्शंस नज़दीक हैं, हाँ बस किसी को अपनी आइडेंटिटी मत बता देना क्योंकि तुम तो बोल भी नहीं सकती हो। सासू माँ तो चली गई, पर फिर मॉम कहने लगती है कि तुम अच्छी बहू भी नहीं बन पा रही हो, दूसरे का हस्बैंड चुराने से नहीं होता है, कम से कम वाइफ तो अच्छी बन जाओ। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें शाउन की शादी हीजू से नहीं बल्कि हीजू की एल्डर सिस्टर ईना से होने वाली थी, पर ईना ने शादी करने से मना कर दिया था और हीजू को एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए शाउन ने बोला था। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीजू शाउन की वाइफ तो है, पर उसकी आइडेंटिटी दुनिया को कभी मालूम नहीं चलेगी। वो कभी भी शाउन से डिवोर्स नहीं ले सकती थी। अगर वो ऐसा करेगी तो इसे 2 मिलियन वॉन की पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसी दिन शाउन ने इसे कहा था कि तुम कभी ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करूंगा। अपनी मदर इन लॉ और मॉम की खरी खोटी बातों को सुन के हीजू बहुत अपसेट होती है। हीजू घर जा रही है कि अचानक से इसकी कार को किसी ने हैक कर लिया होता है। मतलब कार ना आगे बढ़ रही होती है, ना डोर ओपन हो रहा था। फिर एक अननोन पर्सन कार के अंदर एंटर करता है और हीजू के गले पे चाकू रख के उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है। फिर ये किडनैपर साउंड को कॉल लगाता है। डोजे, जो कि साउंड का असिस्टेंट है, वो बोलता है कि सर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। साउंड कॉल रिसीव करता है तो ये किडनैपर कहने लगता है कि तेरी वाइफ मेरे पास है और तू अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। शाउन की फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है तो वो फ़ोन चार्ज करके सबसे पहले हीजू की मॉम को कॉल लगाता है कि हीजू इस वक्त कहाँ है। मॉम बोलती है कि वो तो कुछ देर पहले ही यहाँ से निकली है। साउंड रिलैक्स होता है ये सोच के कि कोई उससे मजाक ही कर रहा है, बट फिर से किडनैपर का कॉल आता है। शाउन बोलता है तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है। किडनैपर कहता है मैं सच में तेरी वाइफ को मार दूंगा। ये बोलता है तो मार देना। ये बोल के शाउन कॉल कट कर देता है और दोबारा जब किडनैपर इसे कॉल करता है तो ये कॉल रिसीव ही नहीं करता। इस अकल के अंधे को ये सब प्रैंक लग रहा है। इधर किडनैपर सनकी होता है। ये बोलने लगता है कि तेरे हस्बैंड को तेरी कोई फिक्र ही नहीं है। ये हीजू के गले पे गुस्से से कट लगा देता है, इसे मारता भी है। इधर शाउन डोजे से नंबर ट्रैक करने बोलता है, लेकिन किडनैपर बड़ा ही शातिर है। इस फोन से सिर्फ शाउन को ही वो कॉल लगा सकता है और ये वॉइस मॉड्यूलर का यूज कर रहा है, जिससे आवाज पहचानना इम्पॉसिबल है। एंड सिर्फ 10 मिनट बात करने पे ही ये फोन ट्रैक्ड हो सकती है। किडनैपर लास्ट बार शाउन को कॉल लगाता है। शाउन बोलता है कि क्या हुआ, अभी तक मेरी वाइफ को मारा नहीं तूने, जब वो मर जाएगी तब मुझे कॉल कर देना। इस बेवकूफ को अभी तक ये सब प्रैंक ही लग रहा है।
इधर उसकी बातों को सुन के हीजू शॉक्ड होती है। बेचारी को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके मरने से शाउन इतना खुश होगा। हीजू ये सब सोच के गुस्से में कार स्पीडली ड्राइव करती है, जिससे कार स्लिप होती है और किडनैपर बेहोश हो जाता है। मगर लकीली हीजू ने सीट बेल्ट लगा रखा था और इसे कोई भी चोट नहीं आती। शाउन घर आता है तो अपने सामने हीजू को देखकर बोलता है, तुम जिंदा हो? किसी गधे ने मुझे प्रैंक कॉल किया था, बोल रहा था कि तेरी वाइफ को मार दूंगा। हीजू इसके लिए चुपचाप खाना लाती है। हीजू अंदर से इतनी टूट गई है कि उसे कुछ भी नहीं बोलना था। अब नेक्स्ट डे ब्रिटिश एम्बेसडर के इवेंट में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, क्योंकि एम्बेसडर की वाइफ भी बोल और सुन नहीं सकती है, इसलिए ये अपने साथ हीजू को लेके आया है। एम्बेसडर शाउन से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। ये बोलता है, मेरी वाइफ को भी डिसेबिलिटी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ पे कोई भी अटैक्स हो या उसे कोई परेशान करे, इसलिए मैं उसे दुनिया से छुपा के रखता हूँ। मेरी वाइफ असल में मेरी कमजोरी है। हीजू को अब और बुरा लगता है कि ये राक्षस जैसा इंसान मुझे कमजोर बोल रहा है, मतलब ये मेरे पे तरस दिखाता है। साउंड को डोजी की कॉल आती है। वो बताता है कि अब उस किडनैपर को हम लोग ट्रैक कर लेंगे, आप बस किसी तरह उसे 10 मिनट तक अपनी बातों में उलझाए रखना। थोड़ी देर बाद शाउन को किडनैपर का कॉल भी आ जाता है। उसे 10 मिनट तक कॉल पे रखने के लिए ये उसे मैनिपुलेट करने लगता है कि क्या हुआ, बड़ा कह रहा था कि मेरी वाइफ को मार देगा, पर वो तो जिंदा है, यहाँ घूम रही है, तो अब बता तेरा अगला प्लान क्या है, कैसे मेरी वाइफ को तू मारेगा। मगर शाउन की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि किडनैपर बोलने लगता है कि मैं इसी पार्टी में हूँ, तेरे आसपास ही हूँ। शाउन को बिलीव नहीं होता तो किडनैपर बोलता है कि तेरे बगल में जो ब्रिटिशर रखी है वो भी मैं देख रहा हूँ, तो जरा टेस्ट करके बता कि वो कैसा है। शाउन अब डर जाता है और ये हर तरफ हीजू को ढूंढने लगता है। किडनैपर बोलता है कि क्या हुआ, तो डर गया ना। शाउन कहता है, तू मेरी वाइफ को जानता भी नहीं है, आज तक उसे किसी ने देखा तक नहीं है। किडनैपर बोलता है, मुझे सब कुछ पता है कि कैसे तेरी शादी हीजू से हुई है, तू तो इसकी बड़ी बहन से शादी करना चाहता था, वो शादी से एक दिन पहले ही भाग गई थी। शाउन अब सदमे में आ जाता है। जो बातें सिर्फ हीजू और इसकी फैमिली को पता थी, वो इस किडनैपर को कैसे मालूम चली। शाउन पूछता है कि ठीक है, तुझे आखिर मुझसे क्या चाहिए ये बता। किडनैपर कहता है कि तुझे हीजू को डिवोर्स देना होगा, उसके बाद तू उसकी बड़ी बहन के साथ शादी कर या कुछ कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तू हीजू को लाइक भी नहीं करता। हमें हीजू को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में थी और यही शाउन को फोन करके ये सारी बातें कर रही थी, मतलब हीजू बोल सकती है। उस दिन जब किडनैपर बेहोश हुआ था तो हीजू ने उसका फोन उठा लिया था। शाउन बोलता है कि तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है, तो किसे धमकियां दे रहा है, मैं चाहूँ तो तुझे 1 मिनट में अरेस्ट करवा सकता हूँ। हीजू बोलती है कि तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं आगे क्या क्या कर सकता हूँ, कल रात तेरी वाइफ को मैंने मार ही डाला था, वायर से उसका गला दबाने की कोशिश भी की थी, बट कार का एक्सीडेंट हो गया था, वरना तेरी वाइफ कल बचती नहीं। अगर तू मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता है तो तू हीजू को डिवोर्स दे दे या फिर 2 मिलियन वॉन मुझे दे दे। 10 मिनट पूरे होने ही वाले थे कि हीजू कॉल कट कर देती है। ये नर्वस भी है कि कहीं ये पकड़ी न जाए। शाउन हीजू को देखते ही उसे अकेले में ले जाता है और पूछता है कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हीजू फोन में टाइप करके सारी बात बताती है। शाउन गले पे चेक करता है कि उसे वायर की निशान मिलती है, जिसके बाद ये अब सनक जाता है और डोजे को बोलता है कि जल्द से जल्द उस किडनैपर का पता करो, मैं उसे बताता हूँ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। शाउन हीजू को काम पे जाने से मना करता है, पर ये बोलती है कि कल मुझे डायरेक्टर के साथ कोर्ट जाना है और आज तुम्हारी मॉम ने भी मुझे काम छोड़ने को बोला था, पर मैं काम नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट डे हीजू की मुलाकात ऊसांग से होती है, जो इसका कॉलेज का फ्रेंड था। शाउन ने हीजू की सिक्योरिटी के लिए फीमेल गार्ड लगा रखा है। वो गार्ड बता देती है कि हीजू अभी किसी आदमी से बात कर रही है। शाउन फोटो मांगता है और इनको फोटो में एक साथ हंसते देख के शाउन को जेलसी होती है। वो सोचने लगता है कि कौन ये बंदा है जिसके साथ मेरी वाइफ हंस रही है। ऊसांग हीजू को बताता है कि वो उसी चैनल के साथ यहाँ एक प्रोग्राम करने आया है
जिस चैनल के साथ हीजू एक बार साइन लैंग्वेज इंटरप्रेट कर चुकी है। उशांग कॉलेज टाइम से ही हीजू को लाइक करता था और आज हीजू को अपने सामने देख के ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। खैर अब दोनों अपना नंबर शेयर कर लेते हैं तो दोनों अब कांटेक्ट में भी रहने वाले हैं। हीजू की मॉम हीजू के लिए कुछ हॉट एंड सेक्सी ड्रेसेस लेके आई है। इसे पहन के वो शाउन को इम्प्रेस करे, इसकी मॉम यही चाहती है। हीजू फ्रस्ट्रेट हो गई है, उसे वो सब करना पड़ता है जो उसकी मॉम बोलती रहती है। गाइस इसके पीछे रीजन है। हीजू के रियल फादर हमेशा बीमार रहते हैं। हीजू जब छोटी थी तो इसकी मॉम ने पैसों के लिए मिस्टर होंग जो कि हीजू के स्टेप फादर हैं उनसे शादी कर ली थी और अगर हीजू अपनी मॉम की बात नहीं मानेगी तो ये धमकी देती रहती है कि तुम्हारे डैड की ट्रीटमेंट मैं रुकवा दूंगी। हीजू ये ड्रेस पहन लेती है और ब्लैकमेलर के फ़ोन से शाउन को अपनी थाइस की फ़ोटो भेजती है। ये बोलती है कि देखो मैंने आज तुम्हारी वाइफ की थाइस की फ़ोटो भेजी है, इस पे एक मोल भी है। शाउन को बिलीव नहीं होता है तो हीजू उसे बोलती है तुझे तो अपनी वाइफ की थाइस कैसी है ये भी नहीं पता है, क्या हुआ कभी उसे देखा भी है क्या? शाउन गुस्से से फायर होता है, उसे ये फोटोज फेक लगती हैं तो हीजू भी बिना सोचे बोलने लगती है कि अगर नहीं ट्रस्ट है तो जाके अपनी वाइफ की थाइस देख ले। हीजू अब नर्वस हो रही थी कि कहीं शाउन सच में आके उसकी थाइस चेक नहीं करने लगे। शाउन जैसे ही घर आता है तो ये ब्लैंकेट में छुप जाती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। शाउन ब्लैंकेट हटाने की कोशिश करता है लेकिन ये ब्लैंकेट को पकड़ी रहती है, जिसे ब्लैंकेट हटाने के चक्कर में शाउन इसके ऊपर गिर जाता है। हीजू की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है क्योंकि आज तक शाउन उसके इतने करीब कभी भी नहीं आया था। फिर ये बोलने लगता है कि प्रेसिडेंटल ऑफिस में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जॉब खाली है, तुम उसके लिए अप्लाई कर सकती हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसके काबिल हो या नहीं हो। हीजू की सांस में सांस आती है कि फाइनली मैं आज बच गई। शाउन अब 3 साल पहले की बात याद कर रहा है कि शादी के बाद हीजू अपनी मॉम के कहने पे अच्छी वाइफ के तरह शाउन के लिए डिनर बनाती थी, उसका वेट करती थी, फिर शाउन के साथ डांस भी करने का ट्राई करती थी। पर शाउन ने उसे कह दिया था कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी शादी बस फॉर्मेलिटी है, तुम इसे सच मत मान लेना। सुबह सुबह हीजू को झटका लगता है क्योंकि आज उसका सरा रहने वाला पति हीजू के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। ये हीजू से उशांग के बारे में पूछने लगता है तो वो बताती है कि वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। फिर ये अपने खरूस अंदाज में कहता है कि क्या वो लड़का ट्रस्ट करने लायक है। हीजू कहती है हाँ, मैं उसे बहुत दिनों से जानती हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। दोजे साउन को उसी दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जब हीजू किडनैप हुई थी। शाउन को लगने लगा है कि कहीं किडनैपर हीजू का कोई पुराना आशिक तो नहीं है क्योंकि ये मुझे बार बार हीजू को डिवोर्स देने बोलता है। इधर हीजू शाउन को ब्लैकमेल करने के लिए फिर कॉल लगाती है कि इसे बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। हीजू घबरा जाती है, ये शाउन को अपने फ़ोन से बार बार कॉल करती है कि कहीं शाउन को कुछ हो तो नहीं गया, पर ये कॉल नहीं उठाता है, मतलब कॉल अनरीचेबल आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज़ चैनल पे शाउन की ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट हुई है ये न्यूज़ आ रही थी और इसी टाइम शाउन भी घर आ जाता है, मगर ये अचानक ही हीजू के क्लोज आके उसे डाइनिंग टेबल पे बिठाता है। वो कहता है कि कुछ दिनों से मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ और मैं कुछ चेक करने वाला हूँ, तो तुम मुझे कोऑपरेट करो। शाउन हीजू की थाइस पे मोल चेक करने के लिए ड्रेस हटाने लगता है। हीजू उसे रोकती है तो वो बोलता है कि तुम हटाओगे कि मैं खुद करूँ। हीजू की हार्ट बीट फिर से फास्ट है। शाउन हीजू को बेडरूम में ले आता है, वो ऑलमोस्ट हीजू की थाइस देखने ही वाला था कि ये उसे धक्का दे देती है और डायरी में लिख के बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और कल तुम्हारे साथ क्या हुआ है। शाउन बोलने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उस किडनैपर को जानती हो। दोजे की कॉल आती है जिससे शाउन अब जाने लगता है। हाँ, जाने से पहले ये हीजू की ड्रेस ठीक करता है और उसे सॉरी भी कहता है। इसके बाद 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। शादी के एक दिन पहले जब ईना ने
शाओन से शादी के लिए मना कर दिया था तो शाओन ने इसे हीजू के बारे में पूछा था कि तुम्हारी बहन की शादी कहाँ हो रही है। ईना बोलती है कि पैसों के लिए उसकी मॉम ने उसकी शादी किसी गंदे इंसान से तय कर दी है। तभी शाओन ने उसे मैसेज में कहा था कि कल मेरी दुल्हन हीजू ही बनेगी। शाओन दोजे के साथ मिलकर उस किडनैपर का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। किडनैपर ने उसके ऑफिस में ब्लास्ट करवाया है जिसमें शाओन मरते मरते बचा है। अब हमें किडनैपर को दिखाया जाता है जो बेरहमी से फिश को काट रहा होता है। इसे मैसेज आया है कि ऑफिस में ब्लास्ट क्या तुमने करवाया है। तो ये खुशी से टाइप करता है कि हाँ। तो इसका पार्टनर रिप्लाई में कहता है कि कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। ऊशंग अपने क्राइम शो के लिए यूरी की टीम के साथ काम करने वाला है। ऊशंग जिस ऑर्फनेज में पला बड़ा है वहाँ से 4 बच्चे गायब हुए थे। ऊशंग इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। ये इन लोगों को भी एक अजीब बच्चे के बारे में बता रहा था। ये बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे ऑर्फनेज के सामने एक विला था, उसमें इसकी एज का एक बच्चा भी था जो हमेशा मास्क लगाए रहता था और उसकी हरकतें दिल दहलाने वाली होती थी। ये आगे कुछ और शेयर करता कि इसे कॉल आ जाता है और ये काम से चला जाता है। ऊशंग हीजू को लंच के लिए इनवाइट करता है और ये मैसेज हीजू से पहले इसका सनकी पति देख लेता है। तो अब क्या, ये जेलेसी में यूरी के साथ उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। इस गधे को जेलस होना आता है पर अपनी वाइफ को खुल के प्यार करना नहीं आता है। यूरी हीजू और ऊशंग को पहले से जान रही थी और ये ड्रामेबाज साउंड तो यहाँ भी हीजू को बस इंटरप्रेटर की तरह ट्रीट करता है। सब लोग साथ में ही बैठ के लंच करने लगते हैं। हीजू घबराई हुई है कि कहीं उसका सनकी पति यहाँ भी कोई नौटंकी करना शुरू नहीं कर दे। ऊशंग बड़े प्यार से हीजू को खाना सर्व कर रहा था जिससे शाओन का दिमाग गर्म होने लगता है। अब ये ऊशंग से बहुत सारे सवाल जवाब करने लगता है क्योंकि इसे ऊशंग पे शक है कि यही बंदा रियल किडनैपर है। ऊशंग बोलता है कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ जो तुम मुझसे इतना सवाल जवाब कर रहे हो। तो ये सनकी सबके सामने कहता है हाँ तुम मुझे बहुत पसंद हो। सब लोग शाओन को घूरने लगते हैं। हीजू वॉशरूम का बहाना बना के बीच से उठ जाती है। शाओन को दोजे का कॉल आता है तो ये भी बात करने साइड में चला जाता है। हीजू अब इससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो ये कहता है कि पहले तुम बताओ ना, तुम इस ऊशंग को कितना जानती हो। तुम तो खुद उसके साथ लंच पे आ गई हो। मेरे साथ 20 साल से हो, क्या तुम मुझे जानती हो। और मैं सोचता था कि मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ पर शायद मैं गलत था। हीजू की कार में सडनली एक सॉन्ग प्ले होने लगता है जो कि उसी किडनैपर का काम था। हीजू आज फिर बहुत डर जाती है। इसे लगने लगता है कि कहीं इस बार वो किडनैपर मेरी जान ना ले ले। हीजू घर आती है और आज उसका मन बियर पीने का था। यह बियर लेने बाहर जा रही थी लेकिन शाओन इसे सेफ्टी के लिए घर पे रहने कहता है और खुद ही बियर लाने चला जाता है कि हीजू इसे फिर किडनैपर के फोन से कॉल लगा के कहने लगती है कि तूने कुछ डिसाइड किया कि नहीं। शाओन सीधे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दूंगा। बियर लेके शाओन घर आता है और हीजू को सुनाने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा और हाँ, तुम्हारा कोई ब्रेन वॉश करे भी तो मेरा नाम मत बता देना कि मैं तुम्हारा पति हूँ। हीजू के मुंह पे बियर लगी होती है जिसे ये पोज देता है। आज इस सनकी को अचानक से क्या हुआ है, ये 3 साल में पहली बार हीजू के साथ एक ही बेड पे सोने आ जाता है। हीजू तो शॉक्ड होती है। ये बोलता है डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। हाँ, अगर तुमसे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर रहने दो। हीजू आती है और पिलो हटा देती है और इसके बगल में लेट जाती है। अब ये मीठी बातें बोलने लगता है जो कि दिल से ही बोलता है कि तुम्हारे साथ उस दिन उस किडनैपर ने जो भी किया उसे भूल जाओ, वैसा कुछ अब कभी भी नहीं होगा। हीजू को वो दिन याद आता है। ये मन में सोचती है कि मैं कैसे भूल जाऊं कि तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। हीजू सो जाती है और उसे एक सपना आता है जो उसके साथ बचपन में घट चुका था। हीजू के स्टेप फादर मिस्टर होंग के 2 बच्चे थे। उनके साथ हीजू अम्यूजमेंट पार्क घूमने जा रही थी कि रास्ते में ही इनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनका बेटा मर गया था और इना डेफ हो गई थी। हीजू को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, वो बिल्कुल ही ठीक थी। पर हीजू की मॉम ने उसी दिन से हीजू को कभी बोलने नहीं दिया। हीजू उस दिन से कभी भी बात नहीं कर पाई। उसे बचपन से ही टॉर्चर किया गया कि मिस्टर होंग के बच्चे ठीक नहीं रहे तो हीजू का सही रहना अच्छा नहीं होगा। शायद मिस्टर होंग इन्हें घर से निकाल देंगे
और तब से आज तक हीजू सबके नज़र में ऐसे ही रही है। दूसरे दिन किडनैपर हीजू के डैड को हॉस्पिटल से किडनैप कर लेता है और हीजू को भी वीडियो कॉल पे उसके डैड को दिखाते हुए कहने लगता है कि मुझे मालूम है कि मेरा फ़ोन तुम्हारे पास है और तुम शॉन को ब्लैकमेल कर रही हो। आखिर तुम्हें क्या मिल रहा है अपने ही हस्बैंड को ब्लैकमेल करके? हीजू डरते डरते कहती है कि मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ये सुन के किडनैपर खुश हो जाता है और बोलता है कि फिर तुम मेरा फोन रख सकती हो, हाँ मगर तुम्हारा इरादा बदला तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कॉल रखने के पहले कुछ उखाड़े हुए दांत दिखाता है जिससे हीजू डर जाती है और भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। इसके डैड बिल्कुल ठीक होते हैं। नर्स बताती है कि ये अचानक ही गायब हो गए थे। इन लोगों ने पुलिस को ऑलरेडी कंप्लेन कर दिया था और पुलिस को डैड के पास टूटे हुए दांत मिले हैं। पुलिस ऑफिसर्स हीजू को रिपोर्ट लिखवाने के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे कि इनकी कार में वैसा ही कुछ हो रहा था जैसा किडनैप के कार हैक करने पे होता था। इससे हीजू बहुत डर जाती है। इसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। ये कार रुकवा कर बहुत रोने लगती है क्योंकि ये अब सब कुछ से थक चुकी थी। और सामने से प्रेसिडेंट की कार आ रही थी और उससे बाहर आता है शाउन। ये पुलिस वालों को कहता है कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, ये मेरी वाइफ है और मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। पुलिस वाले और हीजू तो शॉक्ड होते हैं क्योंकि आज पहली बार इसने किसी को बताया है कि हीजू इसकी वाइफ है। वाइफ वाली बात ये ऑफिसर्स को सीक्रेट रखने को भी बोल देता है। वो लोग तो बोलते हैं कि आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं कि आप हमारे साथ एक सेल्फी ले सकते हैं। हीजू शाउन के सामने रोना बंद ही नहीं करती। रोते हुए उसकी आवाज आ रही थी तो ये कहता है, वाह चलो तुम एटलीस्ट रोते हुए तो आवाज निकाल सकती हो। ये हीजू को कंसोल करता है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैंने दूसरे हॉस्पिटल में तुम्हारे डैड को शिफ्ट करवा दिया है और अब से सिक्योरिटी उनका ध्यान रखेगी। शाउन सीधे अब होटल आता है क्योंकि आज इसकी फैमिली डिनर थी। ये हीजू को पहले ही खाना खिला देता है। तब डिनर में आता है मगर यहाँ इसके डैड से बहस हो जाती है क्योंकि ये हीजू की इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे थे और ये चाहते हैं कि शाउन इनके आने वाले इलेक्शन में हेल्प करे। शाउन हीजू को यहाँ से लेके जाने लगता है तो ये उन पे ग्लास फेंकते हैं। शाउन हीजू को तो बचा लेता है मगर ग्लास उसे लग जाती है। शाउन के डैड उससे इतनी नफरत करते हैं कि उसे धमकी भी देते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो ये भी कहता है कि आप पहले खुद को संभाल लीजिए क्योंकि आप यहाँ तक ग्रैंडपा के दम पे आए हैं। आज इंटरव्यू देने आई है और ये परफेक्शन के साथ सारे साइन करती है जिसे शाउन और बाकी के इंटरव्यूअर सोच में पड़ जाते हैं ये इतनी प्रो कैसे है। शाउन सरप्राइज होता है कि उसकी वाइफ इतनी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर हमें शाउन और हीजू के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों पहली बार मिले थे। उस पार्टी में शाउन की मॉम उसे जबरदस्ती सी फूड खाने बोल रही थी जबकि शाउन को सी फूड बिल्कुल भी नहीं पसंद है। दूसरी तरफ हीजू जो अपनी मॉम से बार बार सी फूड मांग रही थी पर इसकी मॉम इसे नॉर्मल खाना देती है ताकि हीजू मोटी ना हो जाए। तब शाउन ने ही हीजू को सबसे छुपते हुए सी फूड खिलाया था। हीजू अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल आती है और मालूम चलता है कि उसके आने से पहले ही शाउन यहाँ आया था। इनकी ज़रूरत का ध्यान रखते हुए उसने सारे इंतज़ाम भी करवा दिया है। हीजू के डैड की मेंटल कंडीशन सही नहीं है। हीजू हमेशा से अपनी सारी सीक्रेट्स अपने डैड से शेयर करती है तो आज बोलती है अपने डैड को कि शाउन कभी मेरे लिए कैरिंग बन जाता है और कभी बहुत ही रूड। कभी लगता है कि वो मुझे पसंद करता है और कभी लगता है कि वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। इन सब के बाद हीजू डैड की केयर करने के लिए शाउन को मैसेज में थैंक्स बोलती है। हीजू के स्टेप फादर की कंपनी की आज एनिवर्सरी पार्टी है। शाउन और हीजू को तो जाना ही पड़ेगा। हमेशा की तरह यहाँ भी इसकी मॉम इसे डांट रही है कि तुमने अपने रियल फादर के बारे में शाउन को कैसे पता लगने दिया। इसकी मॉम एक बार भी डैड की हेल्थ का नहीं पूछती है। फिर ये हीजू की कोट उतार के बोलती है कि ऐसे ही तुम सही लग रही हो। पार्टी में इतने लोग आए थे पर हीजू को कोई नोटिस तक नहीं करता। ये अलोन फील करती है और टेरेस पे आके ये किडनैपर के फोन से शाउन को कॉल लगाती है। उसको बोलती है कि तुम हीजू से कब डिवोर्स लोगे। हीजू आज तक इन सब से नहीं निकल पाई है पर अब वो और नहीं रहना चाहती है। वैसे भी उसमें कोई स्किल्स नहीं है, वो तेरे लायक नहीं है। इस पे शाउन बोलता है नहीं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सब कुछ कर सकती है, बस उसकी मॉम के लिए वो हमेशा पीछे हट जाती है। बचपन से ही मैंने उसमें सबसे अलग बात देखी है। मेरी वाइफ बहुत ही टैलेंटेड है। ये सब बोलते बोलते शाओन हिजू को ढूंढ भी रहा था और वो टेरेस पे हिजू को देख लेता है। ये तो घबरा गई थी कि मैं आज पकड़ी गई। ये जल्दी से फोन को बैग में छुपाती है। शान बोलता है, तुम यहाँ टेरेस के साइड में क्या कर रही थी? गिर जाती तो? और तुम फोन पे किससे बात कर रही थी जबकि तुम तो बोल नहीं सकती? इतने में दोजे का कॉल आ जाता है। वो बताता है कि अभी किडनैपर का फोन ट्रैक हुआ था, वो आपके आसपास ही है। शान बहुत डर जाता है हिजू को कहीं वो नुकसान ना पहुंचा दे। ये हिजू के पीछे भागते हुए जाता है। उसे ठीक देख के इसके सांस में सांस आती है। आज जब शॉन पुलिस स्टेशन गया था तो ऑफिसर्स हिजू के बारे में बोल रहे थे कि अचानक ही आपकी वाइफ डर गई थी और वो कार रोकने के लिए चिल्लाने लगी थी। ये सुन के तो शॉन को झटका लगता है कि आज तक हिजू ने ना बोलने का नाटक किया। पार्टी से आके शॉन हिजू के पैर का स्कार चेक करता है। वो बोलता है कि याद है बचपन में एक डॉग तुम्हें काटने वाला था, उस टाइम भी तुमने हेल्प के लिए नहीं चिल्लाया था। मैं उस दिन टाइम पे नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और कितने दिन तक ये नाटक कंटिन्यू करोगी। शाओन हिजू से इन सब की वजह जानना चाहता है, पर इसके पास भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे ये खुद छुपा रहा है। ऐसे में हिजू से सवाल जवाब करने की इसकी हिम्मत नहीं है। हिजू को प्रेसिडेंटल ऑफिस में सिलेक्ट कर लिया जाता है। उसके कलीग बहुत खुश होते हैं। हिजू शान को मैसेज करके बताना चाह रही थी, पर इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोलेगी। गलती से हार्ट वाली इमोजी सेंड हो जाती है। शाओन की मीटिंग चल रही थी। वो जब ये इमोजी देखता है तो उसे बिलीव ही नहीं होता कि हिजू ने ये भेजा है। इसका दिमाग मैसेज में था और ये जल्दबाजी में सबको बोलने लगता है कि नए इंटरप्रेटर के आने की वेलकम पार्टी होगी, मतलब हम एक ट्रिप प्लान करेंगे, इसी वीकेंड हम एक ट्रिप पे जाएंगे। हिजू इधर नर्वस थी कि शाओन क्या सोच रहा होगा कि मैंने उसे हार्ट वाली इमोजी भेज दी है। इतने में शाओन का मैसेज आता है, उसने कांग्रेट्स किया था। हिजू की नर्वसनेस अब जाके ठीक होती है। ये शाओन को थैंक्स बोलती है तो ये कहता है, मुझे क्यों थैंक्स बोल रही हो, तुमने सब अपने टैलेंट से किया है। शाओन हिजू को गिफ्ट देना चाहता है। काम के बाद वो हिजू को स्टोर पे बुलाता है और उसे कोई अच्छी सी ड्रेस लेने बोलता है। जब हिजू ड्रेसेस ट्राई कर रही थी तो एक ड्रेस में देख के शाओन तो उसे देखता रह जाता है। उसे हिजू बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। इन दोनों को साथ में इना, जो कि हिजू की बड़ी बहन है और शाओन की एक्स फियांसे, वो देख लेती है। असल में इना कुछ ही दिन पहले कोरिया वापस लौटी है और ये बात हिजू को ऑलरेडी पता है। ऊशांग यूरी को उसी विला के पास लेके आया है जिसमें वो बच्चा रहता था। ये यूरी को और भी बहुत कुछ बताने लगता है कि वो बच्चा अंदर से एक मॉन्स्टर था, क्योंकि एक बार जब मैं उसके साथ खेल रहा था तो उसने बोला था कि चलो हम कैट के हर बॉडी पार्ट्स को काटेंगे। वो ऐसे ये सब बोल रहा था जैसे ये काम उसके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो, वो हर दिन इस काम को करता हो। उसी दिन उशांग बहुत डर गया था और उस बच्चे के पास आना बंद कर दिया था। यूरी को भी पता चलता है कि हिजू का सिलेक्शन हो गया है। ये उशांग से ये बात शेयर करती है, जिसके बाद उशांग हिजू की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए उसे डिनर पर इनवाइट करता है। पर शाओन हिजू को अकेले जाने तो देगा नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये भी यहाँ पहुँच जाता है और जब उशांग पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए तो ये बोलता है कि हिजू ने मुझे ट्रीट देने के लिए यहाँ बुलाया है। उशांग और शाओन दोनों एक दूसरे को टोंट करना स्टार्ट करते हैं कि बीच में हिजू कहती है कि तुम लोगों ने तो सेलिब्रेट करने के लिए मुझे बुलाया था, फिर ये क्या चल रहा है। उशांग अब हिजू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और शेयर करता है कि हिजू का ड्रीम न्यूज़ ब्रॉडकास्टर बनना था। उशांग बताने लगता है कि हिजू से मेरी पहली मुलाकात ब्रॉडकास्टर रूम में हुई थी, जब ये छुप के वहाँ आके गाना सुन रही थी। फर्स्ट डे से ही मुझे इस पे क्रश भी था। शाओन की जेलसी तो पीक पे पहुंच जाती है। वो पूछता है कि क्या तुम दोनों ने वहाँ पे फ्लर्ट भी किया था। इस पे यूरी कहती है कि बिल्कुल किया ही होगा,
वरना हीजू बोल नहीं सकती तो फिर वो उस रूम में क्या करने जाएगी। यूरी की ये बात ओशांग को अच्छी नहीं लगती। वो बोल देता है कि हीजू न्यूज ब्रॉडकास्टर बन सकती है, उसमें हर काबिलियत है। यूरी को भी रियलाइज होता है कि उसने गलत वे में बोला है, तो वो हीजू को फौरन सॉरी कहती है। हीजू का मूड खराब हो गया था, वो पैक मारती है और जाती है। फिर किडनैपर के फोन से वो शान को कॉल लगाती है और बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम हीजू को कभी भी नहीं छोड़ोगे, अगर ईना वापस आ जाए फिर भी नहीं छोड़ोगे। शाओन हीजू के लिए अपनी फीलिंग सब बताने जा रहा था कि सामने से एक कार आ रही थी। हीजू ये देख लेती है और शाओन को बचाने के लिए वो दौड़ती है। दोनों बचाते हैं, पर शाओन ने हीजू को अभी चिल्लाते हुए सुन लिया था। वो पूछता है कि तुम आखिर चुप क्यों हो, तुम बोलोगी, तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो। शाओन हीजू को बार बार बोलने के लिए बोलता है, पर इतना बोलने पर भी हीजू कुछ भी नहीं कहती है। घर पहुंचने के बाद हीजू को किडनैपर का कॉल आता है, जो बोलता है कि इस बार तो शाओन मरते मरते बच गया, बट तुमने उसे जल्दी से डिवोर्स नहीं दिया तो वो अब जिंदा नहीं बचेगा। हीजू पूछती है कि तुम्हें क्या मिलेगा हम दोनों का डिवोर्स करवा के। ये कहता है कि मैं शाओन को खुश नहीं देखना चाहता, मेरा मकसद ही उसे बर्बाद करना है। इधर दोजे शाओन को बताता है कि किडनैपर कोई लड़की है, क्योंकि वॉइस ट्रैक हो चुकी है। शाओन तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है। वो पुलिस ऑफिसर से उस दिन के फुटेज मंगवा लेता है जिस दिन हीजू उनके कार में चिल्ला रही थी, और डोजे से किडनैपर और फुटेज में हीजू की वॉइस को मिलाने बोलता है। शाओन काफी ड्रिंक कर लेता है, उसे लगने लगा है कि हीजू कहीं ना कहीं उससे बहुत कुछ छुपा रही है। वो घर आता है तो हीजू उसे नशे में देखती है। वो घर के अंदर लाने की कोशिश कर रही थी कि ये उसके ऊपर गिर जाती है एंड दोनों में किस हो जाता है। अगली सुबह आँख खुलने पे दोनों एक दूसरे को सामने देख के ऑकवर्ड हो जाते हैं। शाओन को कल रात क्या हुआ है, मतलब किस हुआ है, ये बात याद नहीं होती। वो बाद में हीजू से पूछता है कि हम दोनों यहाँ कैसे सो गए थे। हीजू तो ब्लश करने लगती है। वो टाइपिंग करके सब बताने वाली थी कि दोजे की कॉल आ जाती है और वो कंफर्म कर देता है कि फुटेज वाली वॉइस एंड किडनैपर की वॉइस सेम है। शाओन शॉक्ड होता है कि हीजू ऐसा क्यों कर रही है। हाँ, पर शाओन ये भी जानता है कि हीजू के डैड को किडनैप करने वाला और उसके ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला शख्स कोई और है। शाओन दोजे से इन दोनों की रियलिटी पता करने कहता है। ईना हीजू को मिलने बुलाती है। ईना पहले से बहुत चेंज हो गई है। वो हीजू से आज वैसा रूड बिहेव नहीं करती जैसे वो बचपन में हमेशा करती थी। ईना ने सर्जरी करवा लिया है और अब वो सुन सकती है। ईना हीजू को बताती है कि वो हमेशा से जानती थी कि हीजू बोल सकती है। हीजू कहती है तो तुमने मुझे कभी बोलने के लिए क्यों नहीं कहा। इस पे ईना बताती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी हालत ऐसे होने पे तुम ठीक रहो। हीजू को अब बहुत बुरा लगता है कि हर किसी ने बस उसे पपेट की तरह यूज किया है। इधर शाओन भी हीजू को परेशान करना, मतलब उसकी टांग खींचना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो किडनैपर के फोन से शाओन को कॉल करती है तो ये नहीं बताता है कि वो हीजू को पकड़ चुका है। उल्टा पहले की तरह वो हीजू से बात करता है। आज हीना ने हीजू से कहा है कि शाओन ने मुझे शादी करने के लिए खुद मना किया था और तुमसे शादी करने का रीजन भी बस फैमिली कनेक्शन है। ये बात हीजू शाओन से पूछती है कि क्या तुमने हीजू से फैमिली के लिए शादी किया है। शाओन कहता है बिल्कुल नहीं, बचपन से मुझे हीजू को देख के अपनापन सुकून फील होता था और मैं हीजू को उस फैमिली से बचाना चाहता था क्योंकि उसके घर में सब लोग बस सेल्फिश हैं। इनफैक्ट मैं तो हमेशा ही डरता हूँ कि कहीं हीजू मुझे छोड़ ना दे। हीजू ये सब सुन के बहुत सैडी हो गई थी। फिर शाओन लास्ट में कहता है कि अगर हीजू चाहेगी तो मैं उसे खुल के प्यार करने के लिए तैयार हूँ। वो जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूँगा, बस एक बार वो बोले तो। नेक्स्ट डे ओशांग यूरी के साथ ऑर्फनेज जाता है। ये वही ऑर्फनेज है जिसमें ओशांग पला बड़ा है। यूरी को भी यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा होता है। ओशांग केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए हर इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है और उसे एक नई बात मालूम चलती है कि ऑर्फनेज से सिर्फ 3 बच्चे ही नहीं बल्कि 4 बच्चे गायब हुए थे। उन चारों में 2 भाई ट्विंस ब्रदर था, जिसमें से एक तो पहले गायब हुआ था और दूसरा थोड़े टाइम बाद। ओशांग सोचने लगता है कि कहीं दूसरा भाई जिंदा तो नहीं है। आज शाओन सबको ट्रिप पे लेके आया है और सबसे बचते हुए ये हीजू का ख्याल रख रहा होता है, उसके आसपास ही भटकता है। फिर बारी आती है गेम्स की, जिसमें ये हीजू का टीम पार्टनर बन जाता है। दोनों साथ में बहुत एंजॉय कर रहे थे।
सारे राउंड में हीजू के वजह से शाओन भी जीत जाता है और एक्साइटमेंट में ये हीजू को सबके सामने हक कर लेता है। किसी को शक ना हो इसलिए ये बोलने लगता है कि सॉरी, मैंने गलती से आपको हक कर लिया। इसके बाद ये लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं जहाँ सब लोगों को तो बहुत मजा आ रहा होता है, पर कोई अचानक ही आगे हीजू को धक्का दे देता है। शाओन सबके साथ बिजी था और जब उसे मालूम चलता है कि हीजू नहीं मिल रही है तो वो पहले उसे खुद ही बहुत ढूंढता है और फिर रेस्क्यू टीम आती है जो हीजू को माउंटेन के हर एक कोने में ढूंढती है। शाओन बहुत वरीड था, उसे इतना बुरा लग रहा था कि वो बार बार खुद को कोसता है कि मैं ही उसे यहाँ लेके आया हूँ, मेरी वजह से ही ये सब हो रहा है। इधर हीजू को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। हीजू का अपना फोन तो टूट गया था बट वो उसके बैग में किडनैपर का फोन ले आई थी। हीजू अब क्या करती, इसी फोन से वो शाओन को कॉल लगाती है। शाओन हीजू का फोन देखकर तुरंत उसका नाम ले लेता है, फिर बात को बदल के कहने लगता है किडनैपर, मैं जानता हूँ हीजू तुम्हारे साथ है, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। इधर से हीजू बोलती है कि तुम तो पहले से चाहते ही थे कि तुम्हारी वाइफ मर जाए, लो अब ये मर ही जाएगी तो आगे इसे ले जाना। शाओन कहता है उसके बैग में मैंने पहले से ही एक फ्लेयर रखा है, वो जलाएगी तो मैं उसी डायरेक्शन में दौड़ के आ जाऊंगा। हीजू के हाथ में बहुत दर्द था, फिर भी वो किसी तरह फ्लेयर चलाती है और तब शाओन उस तक पहुंच जाता है। हीजू को वो हॉस्पिटल ले आता है मगर वो अंदर से बहुत डरा हुआ था, साफ साफ देख रहा है कि वो हीजू को कितना ज्यादा प्यार करता है। दोजे को हीजू के पास वाली लोकेशन से किडनैपर का फोन मिल जाता है। वो शाओन से पूछता है कि आखिर ये हीजू के पास कैसे आया था। फिर वो बोलता है कि इसी फोन में मैंने अलग ट्रैकर लॉन्च कर दिया है जिससे रियल किडनैपर का पता लगाया जा सकता है। इधर हीजू को तो बहुत टेंशन है, इसे लग रहा है कि कहीं शाओन जान तो नहीं गया कि किडनैपर के फोन से मैं ही उससे बात कर रही थी, कहीं वो घर जाकर सीधे मुझे डिवोर्स तो नहीं दे देगा। बट शाओन तो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वो डोजे से किडनैपर का फोन ले लेता है और वापस से हीजू के बैग में रख देता है। फिर ये अपना सारा टाइम बस हीजू का ख्याल रखने में लगाता है। हीजू को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे चोट लगने की वजह से ही सही, पर ये बंदा मेरे हस्बैंड जैसा बिहेव कर रहा है। सोने से पहले हीजू फिर से किडनैपर के फोन से शाओन को कॉल लगाती है। इस बार तो शाओन हीजू को टेंस कर देता है। ये कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम एक लड़की हो और रियल किडनैपर कोई और ही है। तुमने मुझे इतने दिनों से परेशान किया, मुझे तुमसे अब अपनापन सा लगने लगा है, तुम पक्का बहुत ही क्यूट सी होगी। हीजू इधर चिढ़ने लगती है, वो पूछती है तुम्हारी वाइफ है फिर भी तुम मुझसे फ्लर्ट किए जा रहे हो, शर्म भी कर लो। ये बोलता है शर्म किस बात की, मेरी वाइफ अभी सो रही होगी, उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हीजू तो खिसिया आ जाती है। शाओन अब सीधे सीधे बोलता है कि मुझे पता है तुम रियल किडनैपर के बारे में बहुत कुछ जानती हो, मुझे तुम वो सब बताओ, इससे तुम भी बच जाओगी और मैं और मेरी वाइफ भी। हीजू ने आज तक किडनैपर को जितना भी जाना, देखा या उससे कनेक्ट हो पाई, वो सारी बातें ये डिटेल के साथ शाओन को बताने लगती है। इन्हीं बातों के बेसिस पे शाओन किडनैपर का एक स्केच बनवा लेता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। शाओन के डैड शाओन को आज वापस से डांट रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे कि हीजू के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे वो पब्लिक की सिंपैथी पा सकें और इन सब के बीच वो अपोजिशन पार्टी को विलेन बना सके। शाओन ऐसा होने नहीं देता है क्योंकि ये किसी भी तरह हीजू की रियल आइडेंटिटी सबसे छुपाना चाहता है। कोई भी परेशानी हीजू को ना हो जाए, इसका बस यही इरादा है। लेकिन हीजू अब और झूठ नहीं बोलना चाहती थी। वो किडनैपर के फ़ोन से शाओन को कॉल लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और ये फ़ोन भी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ ताकि रियल किडनैपर को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प हो। ये फ़ोन देने शाओन के पास आती है पर वो तो रूम में ही नहीं होता और हीजू को वो फ़ोन करके अम्यूज़मेंट पार्क आने कहता है। हीजू यहाँ आती है तो वो फिर उसे आइसक्रीम खाने के लिए कहता है। हीजू आइसक्रीम खाती है और इसके बाद वो शाओन तो उसे टावर के ऊपर बुलाता है। हीजू बहुत अपसेट थी कि शाओन मुझे देख के कितना हर्ट होगा, उसे मैंने धोखा दिया है वो तो यही समझेगा शायद, और वो मुझे कभी प्यार भी नहीं करेगा। शाओन हीजू के पीछे से आता है और हीजू को उल्टा थैंक यू कह देता है।
वो रोते हुए बोलती है कि जब तुम्हें पता था कि फ़ोन पे मैं बात करती हूँ, मैं ही तुम्हें उल्लू बना रही हूँ, तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? शाउन कहता है कि मैं खुद को तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ और वो भी हमेशा के लिए। दोनों में अब यहाँ पे किस होने लगती है। इसके बाद ये दोनों घर आते हैं। हीजू के लिए शाउन बड़े प्यार से डिनर बनाता है। फिर हीजू खाते हुए पूछती है कि पिछले 3 सालों में तुमने मुझे कभी भी वाइफ की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया। शाउन अब बताने लगता है कि कैसे वो दूर होते हुए भी हमेशा हीजू से प्यार करता रहा। वो ये भी क्लियर करता है कि आज तक वो हीजू से रूड इसलिए रहा क्योंकि वो डरता था कि हीजू उसे छोड़ के ना चली जाए। उसे हीजू से प्यार हो जाएगा तो फिर हीजू उसे कभी भी अपना नहीं बनाएगी, क्योंकि वो तो इतना खड़ूस सा है, उसे तो अच्छे से बोलना भी नहीं आता है। नेक्स्ट डे शाउन के डैड के लिए वर्स्ट डे होता है। उनके ऑफिस के बाहर कोई बहुत सारी बुकें रखवा के चला जाता है जिसपे शाउन का जिक्र था कि शाउन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे वो आज तक सबसे छुपा रहा है। इस न्यूज को तो मीडिया वाले बहुत बड़ा टॉपिक बना देते हैं। दूसरी ओर हीजू को किडनैपर एक वीडियो भेजता है और ये दावा करता है कि शाउन फेक है। शाउन के डैड हीजू के स्टेप फादर से बात करने आए हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि बुके भिजवाने वाले हीजू के स्टेप फादर ही हैं। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि शाउन का जो सीक्रेट है वो सिर्फ इनको ही पता है। स्टेप फादर कहने लगते हैं कि तुम कंफर्म हो ना कि सालों पहले तुम्हारे बाप ने उसे मार दिया था। अगर वो गलती से भी जिंदा हुआ तो मैं उसे मार दूंगा। ये सारी बातें ये लोग किसके बारे में कह रहे हैं ये तो अभी क्लियर नहीं होता है। आज हीजू और उशांग मिलते हैं। हीजू को जो वीडियो किडनैपर ने भेजा है उसमें बस ऑर्फनेज के बच्चे मिसिंग हुए हैं यही बात बताया गया है। हीजू उशांग से जानने आई है कि आखिर उस ऑर्फनेज में ऐसा क्या हुआ था और शाउन इन सब से कैसे जुड़ा हुआ है। डोजे शाउन को किडनैपर का लास्ट लोकेशन ट्रैक करके बता देता है जो कि वही विला था। शाउन के आने पे भी वही वीडियो प्ले होता है जो किडनैपर ने आज हीजू को सुबह में भेजा था। लास्ट में स्क्रीन पे लिखा होता है कि शाउन तुमने उसे मारा है। उशांग भी हीजू को यह विला दिखाने ले आता है पर रात हो चुकी थी तो दोनों बाहर से लौट रहे होते हैं। इन दोनों को साथ में अब शाउन देख लेता है। शाउन भी इनके पीछे आता है और गुस्से में हीजू को कार से बाहर निकालता है। उशांग इसे रोकता है पर शाउन तो गुस्से से भूत था। ये पहले हीजू को कार में बिठाता है। फिर उशांग को डांटता है कि आइंदा से हीजू के आसपास भी नजर मत आना वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। उशांग बोलता है कि तुम किस रिश्ते से हीजू से ये हक जता रहे हो और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम होते कौन हो मुझे ये सारी ऑर्डर्स देने वाले? शाउन कहता है तू जब से यहाँ आया है तब से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं और तेरे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं इसलिए तू हीजू से दूर रह। शाउन को उशांग पे शक है कि यही किडनैपर है। उशांग को तो शाउन की बात का मतलब समझ नहीं आता। इसके बाद शाउन हीजू से पूछता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही थी। हीजू सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि मुझे उशांग से कुछ लेना देना नहीं था। असल में मैं जानना चाहती थी कि तुम्हारा कौन सा सीक्रेट है जो किडनैपर बार बार मुझे बताने की धमकी दे रहा है और मुझे डर लग रहा है कि अपने सीक्रेट की वजह से तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। शाउन हीजू को हक कर लेता है और बोलता है कि बस तुम इतना समझो कि मैं कुछ रहूं ना रहूं पर हमेशा तुम्हारा शाउन रहूंगा और हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि 3 साल पहले ईना को एक पार्सल मिला था जो शाउन का डीएनए रिपोर्ट था। उसके अकॉर्डिंग शाउन बेक फैमिली का रियल वारिस नहीं है और शाउन के ग्रैंडपा को हीजू के स्टेप फादर एक बार जान से मारने वाले थे क्योंकि वो एक्सीडेंट कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडफादर ने ही करवाया था जिसमें ईना का भाई मर गया था और ईना डेफ हो गई थी। शाउन को एक फिश शॉप का पता मिलता है जो शायद किडनैपर से रिलेटेड था इसलिए शाउन यहाँ आ जाता है और उसे सामने वही शॉप जल्दी भी मिलती है। शाउन फौरन शॉपकीपर को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर इसकी खुद की हालत भी बिगड़ जाती है। उशांग इस एरिया में पहले से ही ऑर्फनेज की इन्वेस्टिगेशन करने आया हुआ था जो शाउन की हालत देख के जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले आता है। हीजू को भी इन्फॉर्म किया जाता है और वो बेचारी भी भागते हुए हॉस्पिटल आती है। शाउन बेहोश है पर हीजू शाउन को ऐसे देख के बहुत रो रही होती है।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करेगी जो शाउन हमेशा सेफ रहेगा। शाउन को एक सपना आता है जो रियलिटी होती है। बचपन में शाउन के ग्रैंडफादर एक बच्चे के साथ उसके पास आए थे। शाउन मिस्टर जियोंग के साथ रहता था और मिस्टर जियोंग ग्रैंडफादर के लिए काम करते थे। उसी दिन ग्रैंडफादर ने रियल शाउन को तालाब में डुबा के मार दिया था। वो बच्चा इनका असली पोता था। इन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि रियल शाउन नॉर्मल नहीं था। उसने ऑर्फनेज के 3 बच्चों की जान ली थी। वो अगर जिंदा रहता तो ग्रैंडफादर के खानदान की बदनामी होती और ऐसे मॉन्स्टर के लिए वो अपने स्टेटस को रिस्क में नहीं डाल सकते थे। अपनी आंखों के सामने किसी को मरते देख के शाउन उस दिन बहुत डर गया था। आज तक ये सपना शाउन को हर रात आता है जो उसे बेचैन करता है और दुनिया की नजरों में उसी दिन से ये रियल शाउन बन के रह रहा है। ग्रैंडफादर ने इसे ही शाउन बनाया था क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। असल में ये ग्रैंडफादर का अपना बच्चा है जिसे वो खुद कभी दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इधर मिस्टर जियांग को भी होश आ जाता है। वो शाउन को उसी दिन के बारे में बताने लगते हैं जब रियल शाउन की डेड बॉडी को वो दफनाने जा रहे थे। मिस्टर जियांग बताते हैं कि उस दिन शाउन जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। मिस्टर जियांग किसी को जीते जी नहीं मारना चाहते थे। ग्रैंडफादर के जाने के बाद रियल शाउन को वो बचा लेते हैं और उसका पालन पोषण इन्होंने ही किया था। अब शाउन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था जिसमें हीजू भी साइन लैंग्वेज यूज करके पब्लिक से बात कर रही थी और इनके बाद शाउन उसी प्लेस पे जाने वाला है जहां रियल शाउन ने उन 3 बच्चों को दफनाया था। इस प्लेस के बारे में मिस्टर जियोंग ने ही शाउन को बताया है। शाउन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रियल शाउन का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता है। वो सबको बताना चाहता है कि रियल शाउन कितना बड़ा हैवान था। शाउन इस जगह पे पहुंचता है तो उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है। शाउन ने इसी फ्रेंड को ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों की डिटेल्स निकालने का काम दिया था। ये शाउन को एक शॉकिंग न्यूज बताता है कि जो ट्विंस ब्रदर गायब हुए थे उनमें से एक ब्रदर जिंदा है और डिटेल्स के अकॉर्डिंग उसका नाम पार्क दोजे है। शाउन समझ जाता है कि ये उसका सेक्रेटरी दोजे है और किडनैपर को हेल्प करने वाला उसका पार्टनर भी यही है। इधर दोजे अपनी चाल चलना स्टार्ट कर देता है। ये शाउन के जाते ही हीजो को किडनैप कर लेता है और ये शाउन की जगह रियल शाउन के पास जाता है और अचानक से उस पर अटैक कर देता है। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आज तक दोजे को लगता था कि उसका बॉस शाउन ही उसके भाई का कातिल है, मगर मिस्टर जियोंग और रियल शाउन की बातें इसने उस दिन सुन ली थी जब मिस्टर जियोंग को ये साइको मार रहा था। तो मिस्टर जियोंग बोल रहे थे कि शाउन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो ये साइको बोलता है कि मैं जो लाइफ जी सकता था उसने वो जी है, मेरी जगह उसे लाया गया, तो अब मैं भी उसे मारकर अपनी जगह वापस लूंगा, उसे सब चीज छीन लूंगा। उस दिन दोजे ने सब सुन लिया था और उसके बाद उसे समझ आया था कि कल्प्रिट ये साइको है, शाउन नहीं। अब इन दोनों में फाइट होती है और रियल शाउन दोजे को बहुत मारता है। थोड़ी देर बाद जब शाउन यहाँ हीजू को ढूंढते हुए पहुंचता है तो उसे लेक के बीचों बीच दोजे घायल मिलता है। ये शाइको हीजू को लेके यहाँ से भाग रहा होता है कि मेन टाइम पे हीजू को होश आ जाता है और वो इसके बाल को खींचने लगती है, जिसके बाद तो इसका बैलेंस बिगड़ता है और हीजू निकल के शाउन के पास चली जाती है। शाउन को अब जाके रिलीफ मिल रहा है कि उसकी हीजू सही सलामत है। शाउन इसे मारता है और साथ ही साथ पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए तुम सब कुछ ले लो, बस मुझे परेशान करना बंद करो। पर ये साइको हंसने लगता है और कहता है कि हीजू को भी तुम मुझे दे दो। दोनों में फिर से फाइट होने लगती है। ये नाइफ से शाउन पे अटैक करने जा रहा था कि दोजे आके शाउन को बचा लेता है। इतने में ये साइको भी इनसे बच के निकल जाता है। दोजे को ये लोग जल्दी से हॉस्पिटल लाते हैं। होश आने पे वो अपना मास्टर प्लान शाउन को बताता है। असल में वो शाउन का सेक्रेटरी भी इसलिए बना था ताकि वो एक दिन शाउन को मार सके एंड वो हमेशा से नोटिस करता था कि वो किडनैपर शाउन के पीछे पड़ा है, तो दोजे ने उसे दूर रह के ही अपना पार्टनर बनाया था। दोजे को हमेशा से यही लगता था कि उसके भाई को शाउन ने मारा है
और यही रियल शाउन है। इस साइको के बारे में तो दोजे को दूर दूर तक कुछ भी पता नहीं था। इनफैक्ट उस दिन माउंटेन पे हीजू को धक्का भी इसी ने दिया था। हीजू के स्टेप फादर को भी पता चल गया है कि रियल शाउन जिंदा है, तो ये शाउन के फादर को गन पॉइंट करके कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने तो कहा था कि वो मॉन्स्टर मर चुका है, वो अभी तक जिंदा कैसे है, और वो जहाँ कहीं भी है उसे मेरे पास लाओ, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इतने में यहाँ एक ब्लास्ट होता है जो रियल शाउन ने ही करवाया था, और यहीं से वो हीजू को एक बार फिर से किडनैप करने में कामयाब हो जाता है। शाउन डर जाता है कि वो साइको कहीं हीजू को कुछ चोट ना पहुंचा दे, मगर हीजू का कार का एक्सीडेंट हो जाता है। शाउन बहुत डर जाता है कि वो साइको हीजू के साथ अब क्या करेगा, मगर हीजू तो इस कार का एक्सीडेंट कर देती है और कार खाई में गिर जाती है। लेकिन हीजू और किडनैपर का कुछ भी पता नहीं चलता है। दोनों कहाँ गए, किडनैपर ने उसके साथ क्या किया, यही सब सोच के शाउन बहुत टेंशन में था। वो कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच आज सब कुछ बता देता है कि मैं रियल शाउन नहीं हूँ, मैं इस खानदान का वारिस नहीं हूँ, और मेरी वाइफ को जिसने किडनैप किया है वही रियल शाउन है, जिसे बचपन में बहुत सारे क्राइम भी किए थे। उसे हमेशा सबसे छुपा के रखा गया, और रोते रोते ये सबसे हीजू को ढूंढने की रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज़ मेरी वाइफ को ढूंढिए आप लोग। शाउन को एक चीज़ समझ आती है कि उसकी मॉम, जो रियल शाउन की मॉम है, उन्हें इन सबसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बहुत ही नॉर्मल है, और कहीं ना कहीं वो अपने बेटे का सपोर्ट कर रही हैं। शाउन का डाउट सही भी होता है। ये इनसे बात करने आता है तो ये कन्फेस करती है कि हाँ, मैं इस बार अपने बेटे के साथ हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाप ने तो उसे मार दिया था और उस वक्त मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। शाउन के डैड अपने स्टेटस को सही रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्टिम बनने का नाटक करते हैं कि पता नहीं कौन मेरे फैमिली के साथ ये सब कर रहा है और मेरा कोई भी बेटा नहीं था। ये किडनैपर को अपना रियल बेटा मानने से इनकार कर देते हैं, ये बोल के कि बचपन में वो खो गया था। बट इनका ये झूठ यहीं पकड़ा जाता है क्योंकि एक रिपोर्टर इन्हें एक्सपोज कर देता है जो पहले से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके आया था। शाउन पुलिस को अब एक फुटेज देता है जिस पे मॉम को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये फुटेज सालों पहले की थी। इसमें दिखाया गया है कि कैसे मॉम ने अपने ससुर को, मतलब शाउन के रियल डैड को मारा। उन्होंने इसके साइको बेटे को मारा तो ये बदला लेने के लिए उनकी जान ही ले लेती है। अब मॉम को तो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। शाउन, ओशांग, यूरी, हर कोई हीजू को ढूंढ रहा है, मगर वो आज कई दिनों से मिल नहीं रही है, जिसे अब शाउन बेचैन हो गया है। वो हीजू को बस जल्द से जल्द अपने सामने देखना चाहता है। बहुत दिन बीत चुके हैं, अब जाके फाइनली हीजू को दिखाया जाता है, जिसे रियल शाउन की मॉम ने अपने खास आदमी मिस्टर किम के पास छुपा के रखा हुआ था। इन्होंने उसे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि अगर मुझे कुछ भी होता है, अगर मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो तुम हीजू को खत्म कर देना। मगर मिस्टर किम तो खुद ही हीजू को यहाँ से अब भगा देते हैं और उल्टा किडनैपर को वो लॉक करके रखते हैं। शाउन के डैड यहाँ आ जाते हैं। ये अपने मॉन्स्टर बेटे को आज मारने आए हैं क्योंकि इसकी वजह से ही उनका सब कुछ छिन गया है। बट ये साइको तो गन छीन कर उल्टा उन्हें शूट कर देता है और फिर ये हीजू को ढूंढने लगता है। हीजू इसे छुपने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये हीजू को ढूंढता है कि तब तक शाउन पुलिस को लेके यहाँ पहुंच जाता है। इस चालाक किडनैपर को चकमा देना इतना भी इजी नहीं था। ये शाउन के पास आके गन पॉइंट कर लेता है और उसे मारने ही वाला था कि तब तक पुलिस इसे ही शूट कर देती है। इसके बाद हमें सीधे 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हीजू बहुत उदास रह रही है क्योंकि 6 मंथ हो गए हैं, लेकिन शाउन का कोई भी पता वता नहीं है। वो अचानक से ही गायब हो गया है। हीजू हर दिन बस शाउन को याद करती है और बस यही चाहती है कि वो वापस से आ जाए और उसे वैसे ही प्यार करे। ओशांग और यूरी उसी ऑर्फनेज के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये दोनों भी अब रिलेशनशिप में हैं। यूरी ओशांग को बोल रही है कि पता नहीं शाउन कहाँ चला गया।
उसने अपना सारा प्रॉपर्टी डोनेट कर दिया है। उसके नाम पे अब कुछ भी नहीं रहा। हीजू बड़ी उम्मीद के साथ दोजे के पास आई है। दोजे उसका सेक्रेटरी रहा है, तो शायद वो कुछ ऐसा बता दे जिससे शाउन मिल जाए। वैसे गाइस, दोजे जेल में रह रहा है। जो इसने किया था वो क्राइम ही तो था। दोजे तो कुछ कंफर्म नहीं बताता है, पर वो कहता है कि वो हमेशा कहते थे कि मुझे अपनी बाकी की लाइफ अपनी वाइफ के साथ जीना है। ईना हीजू को समझा रही है कि तुम कब तक उसके लिए ऐसे रोते रहोगी। वो इतने दिनों से नहीं आया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अब तुम्हारे पास लौटेगा। एक दिन हीजू को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, पर कॉल पे कोई कुछ भी नहीं कहता। हीजू को लगता है कि जरूर ये शाउन ही होगा। वो उस नंबर को चेक करती है, जो कि एक इंटरनेशनल नंबर था। फिर हीजू को मिस्टर कांग से मिलना होता है और वो उनसे बताती है कि उसे एक आर्गन नाम के कंट्री से कॉल आया है। वो वहाँ जाना चाहती है। मिस्टर कांग बताते हैं कि वहाँ भी जाना सेफ नहीं है, वहाँ वॉर चल रही है। पर हीजू मानती नहीं है। वो आर्गन जाके एक ऑर्फनेज में पहुँचती है। इसी ऑर्फनेज से उसे एक बार थैंक यू का लेटर भी आया था, जिसके अकॉर्डिंग हीजू के नाम से इसी ऑर्फनेज में किसी ने डोनेशन दिया था। वो प्रिंसिपल से शाउन के बारे में पूछती है, बट उन्हें शाउन का कुछ भी नहीं पता था। फिर लास्टली वो सनसेट पॉइंट जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि मिस्टर कांग ने बताया था कि शाउन को आर्गन कंट्री में सनसेट देखना बहुत पसंद था। हीजू इस जगह पे आती है, मगर यहाँ उसे कुछ क्रिमिनल्स पकड़ लेते हैं जो इसे कंट्री में वॉर के मकसद से आए थे। हीजू को ये लोग हॉस्टेज बना के ले जा रहे थे कि एक बंदा आता है और हीजू के साथ बाकी हॉस्टेजेस को भी छुड़वा लेता है। और ये कोई नहीं बल्कि हमारा शाउन था। हीजू इसे देखते ही बहुत रोने लगती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो शाउन को डांटती है कि वहाँ मैं एक भी दिन चैन से नहीं जी पा रही थी। तुम तो मुझे भूल ही गए। क्या हुआ तुम्हारे उन बड़े बड़े प्रॉमिसेस का? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियल शाउन ने इसके कान में लास्ट टाइम कहा था कि तो हीजू को क्या खुश रख पाएगा। तेरे असली बाप ने ही तो वो एक्सीडेंट करवाया था, जिसके बाद हीजू को कभी बोलने नहीं दिया गया था। उसका भाई मर गया था, उसकी बहन डेफ हो गई थी। उसी इंसिडेंट से हीजू की लाइफ हेल बन गई थी। शाउन करता भी तो क्या? ये बात जानने के बाद हीजू के साथ रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। वो हीजू को फेस नहीं कर सकता था। दोनों यहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाते हैं। शाउन बताता है कि हीजू से दूर होना उसके लिए भी मरने से कम नहीं रहा। दोनों अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं एंड एक साथ रोमांटिक मोमेंट्स भी बिताते हैं। शाउन बताता है कि तुम्हें अननोन नंबर से कॉल करने वाला शख्स भी मैं था, ताकि एक बार ही सही पर तुम्हारी आवाज़ सुन सकूं। अब दोनों फिर से शादी करते हैं एंड घर में गेट टुगेदर पार्टी रखते हैं, जिसमें इनके सारे वेल विशर्स आए होते हैं। यूरी और ऊशांग बताते हैं कि जल्द वो लोग भी शादी करने वाले हैं। इस मोमेंट पे सब लोग खुश थे। शाउन मिस्टर जियोंग से मिलने जाता है और इधर हीजू भी अपनी मॉम एंड इना से मिलने आती है। हीजू इना को एडवाइस देती है कि अब सब कुछ भूल के तुम भी नई स्टार्टिंग करो। एंड लास्ट में हमें शाउन के साथ फिर से दोजे को काम करते हुए दिखाया जाता है। शाउन अब गवर्नमेंट नेगोशिएटर बन गया है और दोजे उसका असिस्टेंट। हीजू तो अब साइन लैंग्वेज के साथ साथ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट भी करती है। शाउन हीजू से कॉल पे कह रहा होता है कि तुम जब मुझे उस किडनैपर वाले नंबर से फ़ोन करती थी और धमकियां देती थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था। वैसे ही लाइफ टाइम तुम मुझे डांटती रहना, मुझ पे हक जताती रहना। दोनों एक साथ अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और जैसी लाइफ चाहते थे ये वैसे ही जी रहे हैं। तो इस प्यारी सी ड्रामा का एंड होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।